हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी गुड आईटी में। दोस्तों, जैसा कि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं सीबीटी एग्ज़ाम, जिसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो, सभी के क्वेश्चंस निम्न पैटर्न आधारित जो पीडीएफ्स हैं उसमें से आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम इन वीडियो में यानी कि टोटल 10 वीडियो हो चुके हैं। यह 11वें नंबर का वीडियो है जिसमें हम निम्न के टोटल क्वेश्चंस सोल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप रेगुलरली देखते रहे हैं, इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो कम्प्लीटली वीडियो को पूरा देखें, क्वेश्चंस इन्हीं में से मिलेंगे। और बाकी जो वो वीडियो है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से जाकर और आप कम्प्लीटली टोटल वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आते हैं अपन पहले क्वेश्चन पर, जो कि है प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्लिप्ड फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, जो कि होगा सामान्य रूप से काम करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्रित स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका भी आंसर होगा ए ऑप्शन, जो कि है अप केंद्रीय स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर। अगला जो क्वेश्चन है, तो दोस्तों वह थी ऐसी थ्री फेज मोटर के क्वेश्चंस जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलेगा अल्टरनेटर। अब आते हैं आपके अल्टरनेटर के क्वेश्चंस, जो कि पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है वह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ई बराबर 4.44 फेज एफ इंटू टी। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्टली आंसर रहेगा। अगले जो क्वेश्चन है वह है, अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटर में ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए जो नियम है वह है फ्लेमिंग का नियम, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्टली आंसर रहेगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला जो क्वेश्चन है वह है, अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है, यानी कि इस भाग का नाम आपको बताना है कि इस भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों, यह आपको बिल्कुल रोटर की तरह दिख रहा है, और रोटर के ऑप्शन आपके यहाँ पर दो हैं, एक तो सी ऑप्शन और एक डी ऑप्शन। लेकिन यह कौन सा वाला रोटर है, तो यह सिलेंड्रिकल बेलनाकार नहीं है, यह है सेलियंट पोल यानी कि मुख्य ध्रुव रोटर है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्टली आंसर राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, अल्टरनेटर की ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है। अल्टरनेटर के विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने का जो समीकरण है वह कौन सा है। तो दोस्तों, वह है आपका सी ऑप्शन, जो कि है ई बराबर 4.44 के डी के सी एफ टी फेज। ठीक है, तो यह सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्टली आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, किस में मापा जाता है। तो दोस्तों, अल्टरनेटर को जो इसकी रेटिंग होती है वह होती है के डब्ल्यू ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्टली आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से जो आपका आंसर है वह बी ऑप्शन है, जो कि है डब्ल्यू एन एल माइनस डब्ल्यू सॉरी वी एन एल माइनस वी एफ एल बटा वी एफ एल इंटू 100। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका कंप्लीटली आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है। दोस्तों, इसका बिल्कुल फॉर्मूला है। दोस्तों, इसका जो सूत्र है ना वो बहुत ही सिंपल सा सूत्र है, उसके द्वारा अपन याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, वह मैं करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको ध्रुव दिया है और यहाँ पर गति दी है, और आपको फ्रीक्वेंसी याद करनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए एफ बराबर, यहाँ पर आप लिखोगे जो सूत्र है ना वो लिख देता हूँ मैं पहले, पी एन बटा 120। ठीक है, इसमें करोगे आप अप्लाई, तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आएगा, पी बराबर यानी कि 6 और एन बराबर यानी कि 1000। ठीक है, बटा 120। अब इसी में से आप जब इस जीरो से इसको काटोगे और 6 से 12 को काटोगे, कितने बार कटेगा, 2 बार। अब बचा यहाँ पर 100, 2 से आप 100 को काटोगे, कितने, 50। तो क्या आ गया आपका, 50 आ गया। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर जो रहेगा ना वह आंसर रहेगा सी ऑप्शन, जो कि करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो कि है
50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर दो ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। दोस्तों अब ये इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों 50 हर्ट्ज दिया है और दो ध्रुव अपन को यहाँ पर दिए गए हैं। तो उसी प्रकार से अपन जब मान रखेंगे, आपका फॉर्मूला है F बराबर P/N/120। तो यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी रख देना ही है 50 हर्ट्ज, 50, ठीक है, 50 और बराबर। अब यहाँ पर P का मान रखना है, दो पोल है ना, तो दो मान रखेंगे। और यहाँ पर N जो है ना, वो आपको गति ज्ञात करनी है, तो N को N ही छोड़ देंगे बटा 120, ठीक है। जब अपन इसको हल करेंगे ना, तो क्या होगा इसका कि जो 120 है वह 50 से गुणा होने जाएगा, ठीक है। तो 120 इंटू 50 बराबर दो, क्या आ जाएगा इधर, यहाँ पर आ जाएगा नीचे, और n इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका जो आंसर आएगा ना, वह अब यहाँ से निकल के आएगा। इसको हल करने के बाद दो से आप काट दोगे 120 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 60। 60 को जब आप 50 से गुणा करोगे तो 6×5 = 30। अलग कलर लेता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। 6×5 = 30 का 3 है ना, और डबल जीरो है तो ट्रिपल जीरो है, तो तीनों जीरो लगेगी। तो कितना आंसर आएगा, 3000। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्टली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट करके समझिए, क्योंकि यहाँ पर मैं स्क्रीन पर बता रहा हूँ तो सही से बता नहीं पा रहा हूँ, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहा है, ठीक है। तो इसको मैनेज करें। अगला क्वेश्चन है, दो अल्टरनेटरों के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझे जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन, जो कि है वोल्टेज और आवृत्ति के बराबर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्टली आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर है सी ऑप्शन, जो कि है फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि। अगला जो क्वेश्चन है वह है सिक्रोस्कोप का उपयोग क्या है। तो सिक्रोस्कोप का जो उपयोग है वह है डी ऑप्शन, जो कि है समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें। अगला जो क्वेश्चन है वह है अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का जो नाम है वह है उत्तेजक, जो कि इंग्लिश में बोला जाता है एक्साइटर। अगला जो क्वेश्चन है वह है अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग हीटिंग के प्रभाव को कम करने के लिए की जाती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है अल्टरनेटर के संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाता है। समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको बी ऑप्शन, जो कि फेज अनुक्रम समान होनी चाहिए, यानी कि आपको आर में आर लगाना है, वाई में वाई लगाना है, और बी में बी लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या होगी। यह भी सेम वैसा का वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी गति निकालनी है। तो n बराबर 120 इंटू एफ बटा पी। तो इसमें मान रखोगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर मान रख देते हैं अपन 120 इंटू एफ, अपने पास कितना है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज अपन को दी है, और यहाँ पर आपको पोलों की संख्या 4 दी है, ठीक है। तो अपन जैसे इसको हल करेंगे, 4 से जब अपन 120 को काटेंगे तो 30 आएगा, 30 को जब अपन 50 से गुणा करेंगे तो 1500 आएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्टली आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है दो अल्टरनेटरों के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका बी ऑप्शन, जो कि है वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, यानी कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। तो दोस्तों यह होता है आर्मेचर प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है कि एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग करने का जो उद्देश्य है वह है हीटिंग के प्रभाव को कम करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, तो इसमें पूछा गया है कि ये अल्टरनेटर का कौन सा प्रकार है। तो दोस्तों यह जो अल्टरनेटर का प्रकार है, यह प्रकार ब्रश रहित अल्टरनेटर का प्रकार है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्टली आंसर हो जाएगा। दोस्तों दो पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएम की गति की गणना करें।
दोस्तों इसमें मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 50 आरपीएम। ठीक है, इसको मैं हल नहीं करवा रहा। 50 आरपीएम आएगा या 100 आरपीएम आएगा, 1500 आरपीएम आएगा या 3000 आरपीएम आएगा, ये आपके हिसाब से कर लेना आप। ठीक है, मैंने पहले बता दिया है, क्वेश्चन वापस से रिपीट हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन है वह है गुणन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन, जो कि है 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, फेजों की संख्या कितनी भी हो। अगला जो क्वेश्चन है वह है अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा बढ़ाने से जो प्रभाव पड़ता है वह है विचलन को रोकता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर की गणना करें। यहाँ पर पिच फैक्टर की गणना करनी है। इसका जो आंसर आएगा ना दोस्तों वह आएगा आपका बी ऑप्शन, जो कि है 0.965। अगला जो क्वेश्चन है वह है अल्टरनेटर में हीटिंग के प्रभाव का कारण क्या है। अल्टरनेटर गर्म क्यों होता है, यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों अल्टरनेटर की स्वाभाविक बात है कि लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण अल्टरनेटर क्या होता है, गर्म होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 वोल्ट से 660 वोल्ट तक बढ़ जाता है। वोल्टेज विनियमन प्रतिशत की गणना करें। यानी कि 480 वोल्ट था जब लोड, अल्टरनेटर पर जब लोड था तब 480 वोल्टेज निकाल रहा था, जब लोड को हटा दिया जाता है तो 660 वोल्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसका क्या करना है आपको कि वोल्टेज विनियमन प्रतिशत में आपको गणना करनी है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को किस हिसाब से करेंगे, सबसे पहले आपको ऑप्शन पर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि लोड पर 480 और नो लोड पर 660। इसका जो फॉर्मूला है ना दोस्तों वह है कि जो मैंने अभी करवाया था, नो लोड माइनस वोल्टेज रहेगी फुल लोड पर बटा वोल्टेज फुल लोड इनटू यहाँ पर 100 लगाएंगे, क्योंकि प्रतिशत में ज्ञात करना है तो अपन को यहाँ पर 100 से इंटू करना पड़ेगा इसको। यानी कि वोल्टेज नो लोड पर, वोल्टेज फुल लोड पर और वोल्टेज फुल लोड पर बटा में इसको लिखना है। अब इसमें अपन जैसे मान रखेंगे तो अपना मान आएगा यहाँ पर कि सबसे पहले अपन को क्या रखना है कि नो लोड पर कितना रहेगा 660, तो 660 माइनस फुल लोड पर कितना रहेगा 480 बटा 480 इंटू 100। ठीक है, अब जैसे अपन 660 में से 480 घटाएंगे तो 180 आ जाता है और 480 नीचे रहेगा और इंटू अपना 100 तो रहेगा। ठीक है, जैसे अपन इसको पूरी प्रक्रिया को हल करते हैं ना, हल करने के बाद आपका आ जाता है यहाँ पर, इसको काटा पीटी करने के बाद 37 दशमलव ऑप्शन बता देता हूँ मैं डायरेक्टली आपको कि आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है सी ऑप्शन। ये करेक्टली आंसर है। आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे और हल करोगे ना तो आपका 37.5% आंसर करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आ जाता है अपना सिक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट के क्वेश्चंस। तो दोस्तों चलते हैं अपन एमजी सेट के क्वेश्चंस को कंप्लीटली करते हैं। कन्वर्टर का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर कन्वर्टर का नाम दिया गया है। ये कन्वर्टर जो है ना ये रेक्टिफायर है, इसमें 6 डायोड लगे हुए हैं। और ये कौन सा डायोड है, कौन सा रेक्टिफायर है, तो 3 फेज रेक्टिफायर है। ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं तो यह जो है ना डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आंसर रहेगा, जो कि है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसका नाम है। यहाँ पर पूछा क्या था कि कन्वर्टर का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आंसर है, सिलिकॉन नियंत्रण दृष्टिकारी। अगला जो क्वेश्चन है वह है कन्वर्टर का नाम क्या है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा घूमने वाला पार्ट्स है एक मोटर की तरह। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर कंप्लीटली आंसर रहेगा, तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा ना वह रहेगा आपका बी ऑप्शन, जो कि है रोटरी कन्वर्टर। ये इसका नाम क्या है, रोटरी कन्वर्टर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है सिक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। सिक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति की क्यों आवश्यकता है। तो दोस्तों उसकी आवश्यकता पड़ती है मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाए रखने के लिए, सिक्रोनस स्पीड पर चलाने के लिए डीसी की आवश्यकता पड़ती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है वह कहलाता है। तो दोस्तों वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है तुल्यकालिक कन्वर्टर, सिक्रोनस कन्वर्टर इंग्लिश में बोला जाता है।
इन्वर्टर का क्या कार्य है, जैसे इन्वर्टर जो होता है ना वह क्या कार्य करता है। तो दोस्तों इन्वर्टर का जो कार्य है ना वह है आपका बी ऑप्शन, डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है, रेक्टिफायर का कार्य है एसी को डीसी में बदलना और इन्वर्टर का कार्य है डीसी को एसी में बदलना। ये आप ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। तो दोस्तों वह किया जा सकता है दिष्टकारी यूनिट, यानी कि रेक्टिफायर यूनिट। अगला जो क्वेश्चन है वह है सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक को आवश्यकता है। तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाए रखने की आवश्यकता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता है। तो दोस्तों विद्युत लेपन को केवल डीसी की आवश्यकता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला जो क्वेश्चन है वह है दिष्टकारी डायोड में एलईडी को कंडक्टर्स के रूप में क्यों डाला जाता है। तो दोस्तों उसको इसलिए डाला जाता है कि वह बहुत कम शक्ति युक्ति होती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है, क्या उपयोग में लिया जाता है सिंक्रोनस मोटर को। तो दोस्तों उसका उपयोग है जो कि है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के लिए। ठीक है, पावर फैक्टर सुधार के लिए इस मोटर का उपयोग किया जाता है। मोटर जनरेटर सेट का क्या लाभ क्या है। मोटर जनरेटर सेट का यानी कि एमजी सेट का लाभ क्या है। तो दोस्तों इसका जो लाभ है वह है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का क्या कार्य है। तो दोस्तों अपन देख लेते हैं चित्र। तो यहाँ पर इस जगह का नाम पूछ रहा है कि इस एक्स भाग का नाम ये इसका कार्य क्या है। तो दोस्तों यह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। क्यों, क्योंकि यह है कम्यूटेटर। एसी से अपन को डीसी की आवश्यकता पड़ती है तो ये डीसी में परिवर्तित करता है एसी को डीसी में। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों तुल्यकालिक मोटर में भी डैम्पर वाइंडिंग होती है, उसका जो उद्देश्य होता है वह भी वही होता है जो अल्टरनेटर में था, जो कि है एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें। अगला जो क्वेश्चन है वह है सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती। तो दोस्तों उसका कारण ये है कि अपर्याप्त उत्तेजना के कारण, जब स्लिप नहीं होगी मोटर में तो उत्तेजना नहीं होगी और मोटर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उसको किया जा सकता है रोटर उत्तेजना में बदलाव के साथ। ठीक है, रोटर उत्तेजना में बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है। तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया। तो दोस्तों फिर से इसका आंसर रहेगा सिंक्रोनस मोटर शुरू करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है। तो दोस्तों जो एस सी आर जो कन्वर्टर होता है ना, ये क्या है कि घूमने वाला पार्ट्स नहीं है, तो ये सबसे अच्छी दक्षता देगा सेमी कंडक्टर रेक्टिफायर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो करेक्टली आंसर रहेगा बी ऑप्शन, जो कि है फील्ड उत्तेजना में बदलाव के साथ। तो दोस्तों यही आपका क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसी के साथ 12वें नंबर का वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। तैयारी करते रहें, बिल्कुल यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो बिल्कुल वीडियो कम्प्लीटली देखते रहें।